हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस एकेडमी पर। और आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर स्टडी से रिलेटेड मिलते हैं वीडियोस, तो उसी की फहरिस्त में ये आज इंटरव्यू होने वाला है। यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड हैं हमारे भाई जो हमारे साथ बैठे हैं और हमारा सहयोग इसमें देंगे शशिकांत भाई। तो शशिकांत भाई आइए और आज की जो इंटरव्यू वो स्टार्ट करिए। धन्यवाद मानस सर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स ऑन मानस एकेडमी। यूपी आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। यूपी पीसीएस एग्ज़ाम निकालना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है और ये खास और हो जाता है जब आप इसे प्रथम प्रयास में ही उपलब्धि हासिल कर लें। तो आज हमारे बीच नीरज सर हैं। नीरज सर। जी, मैं नीरज कुमार हूँ, यूपी पीसीएस सेलेक्टेड 2021। नीरज सर, हमारे दर्शकों को अपने परिचय के बारे में रूबरू कराएं। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं यूपी पीसीएस सेलेक्ट हुआ हूँ। और मेरा जो एजुकेशन रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यूजी और पीजी वहीं से कंप्लीट हुआ है। तो नीरज सर, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रथम बार आपके मन में प्रशासनिक सेवा में जाने का विचार कब आया और कैसे आया? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास 8 में जब था तो हमारे यहाँ एक विज्ञान प्रदर्शनी लगा हुआ था जिले लेवल पर। उस जिले लेवल पर जब हम गए हुए थे तो वहाँ के जो डीएम थे रिजान सैम्पिल, वो आए हुए थे हम लोग के सामने, हम लोग का इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसी के दौरान मैं जब इंटरव्यू दिया तो उनको बहुत मोटिवेशन लगा कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है। तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और पीठ थपथपाते हुए आगे बढ़ गए। तो इससे मुझे अलग मोटिवेशन मिला कि बंदा जो आ रहा है, एक सिविल सर्वेंट है, डीएम है, आके एक सिंपल तरीके से मिल रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी यदि करना चाहते तो कर सकते हैं। तो वहीं से मुझे फर्स्ट बार जो है करने का ये यूपी पीसीएस या सिविल सर्वेंट में जाने का एक अच्छा जो है मार्गदर्शन के तौर पर हमें प्राप्त हुआ। तो सर, फिर आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की? मेरा बीएससी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उसके बाद से मैं एमए करने लगा। उस एमए के दौरान से ही मैं अपनी तैयारी स्टार्ट किया हूँ। लगभग 2 साल लगे हैं पूरा कंप्लीट करने में। तत्पश्चात मैं देने योग्य हुआ और यूपी पीसीएस 2021 में हमने प्री मेंस इंटरव्यू देते हुए अंततः फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ा। आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में चयनित हुआ हूँ। सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तैयारी के दौरान चूँकि ये 1-1.5 साल की प्रक्रिया होती है तो उसमें काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो क्या आप कभी डिमोटिवेट हुए हैं, या अगर हुए तो इसको कैसे टैकल किया? निश्चित रूप से इसमें डिमोटिवेशन मिलता है कि यार क्या होगा, एक दिमाग में बना रहता है कि क्या होगा, हम इतना मेहनत तो कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। और अगल बगल के जो लोग हैं वो लोग भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरा फंडा ये था कि ऐसे लोग जो मुझको डिमोटिवेट करने का काम करते थे, मैं उससे मिलता ही नहीं था, बात ही नहीं करता था। और रही बात मोटिवेशन की कि हम सेल्फ मोटिवेट कैसे हों, इसके लिए हमारा परिवार, हमारे माता पिता ही हैं जो मुझे सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। जब तक हम अपनी परिस्थितियों को समझेंगे नहीं तब तक वो जो लक्ष्य चाहिए हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परिस्थितियां ही हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। तो आप लोग उस परिस्थितियों को समझिए और जानिए और अपने पूरी तन्मयता, लगन, तन मन धन से इस तरफ आना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है। और अच्छे से मेहनत करके अपने अचीवमेंट को प्राप्त करिए। सर, अगर आपकी फेवरेट बुक की बात करें तो कौन सी बुक होगी? विंग्स ऑफ फायर और ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर कलाम। अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, पहले पढ़ा भी हूँ। अगर आपके आइडियल पर्सन की बात करें तो आप किसे मानते हैं अपना आइडियल? हमारा आइडियल हमारे माता पिता हैं, हमारा भाई है, हमारे गुरु हैं। सर, ये जो 3 चरण में होता है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू, तो आपने प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी थी, मेंस के लिए क्या, फिर इंटरव्यू में कैसे किया? सर्वप्रथम जो पीसीएस है या आईएएस है उसमें पहला स्टेज होता है प्री का। तो उस प्री में लगभग ढेर सारी चीज़ें हैं। सिलेबस अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना पड़ता है। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं इसको फाइंड आउट करना पड़ता है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसको भी फाइंड आउट करना
बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम लोग फाउंड आउट नहीं किए कि हमें क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं आप गोल गोल घूमते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो रही बात प्री स्ट्रेटजी की, तो जैसा कि सब कोई जानता है कि हिस्ट्री होता है, उसमें ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, साइंस एंड टेक आते हैं, इन्वायरमेंट आते हैं। तो इसके लिए यदि प्री की बात करें स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए, तो आप घटना चक्र की बुक उठा सकते हैं, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं प्री के लिए। और प्रीवियस ईयर पेपर भी होते हैं जो बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं करने के लिए। ठीक, और क्या कहें, हाँ। और सर मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? मेंस के लिए जैसे मैं जहाँ पढ़ा हूँ, जैसे मलिक सर हैं, मुश्ताक अहमद हैं, के झा सर हैं, इन लोगों से मैं पढ़ा हूँ। तो मेंस की बात करेंगे तो मेंस में सबसे प्रथम आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए, उसको लगाइए, लिखिए। ये है कि जितना ही आप लिखेंगे उतना ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। और और इसके अलावा ये भी है कि आप जो है क्वेश्चन को, मर्म को समझिए। उस मर्म को समझते हुए क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है उस कॉपी में, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं जो बहुत बार मेंस लिखे हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि उस चीज़ को समझ नहीं पाते, अपने आप को उस पर कॉपी पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जब तक अपने आप को उस कॉपी पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक वो नंबर मिलेगा नहीं। तो अपने कीवर्ड्स के साथ उस क्वेश्चन को आप उस कॉपी में रिप्रेजेंट करिए और अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। और जितना ही क्वेश्चन को लिखेंगे उतना ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो रही मेंस का जो स्ट्रेटजी रहा है, जैसे सब सब्जेक्ट हमको पढ़ना, GS1, GS2, GS3, GS4 होते हैं, फिर हिंदी होता है, निबंध होता है। तो इसके लिए प्रॉपर बुक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन का आता है, और निबंध के लिए मैंने दृष्टि लिया था, दृष्टि निबंध जो आती है। और GS1, GS2, GS3 में कई सारे सेगमेंट होते हैं। जैसे GS1 में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया, और फिर से यूपी स्पेशल हो गया। तो यूपी स्पेशल के लिए स्पेशली एक बुक ले लिया गया था। फिर हिस्ट्री के लिए मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ही था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। GS के लिए मैं, और फिर से ज्योग्राफी जो था, ज्योग्राफी के लिए मैं माजिद हुसैन की बुक पढ़ता था और खुल्ला थोड़ा थोड़ा देख लेता था। और सोसाइटी के लिए तो नोट्स ही काफ़ी है, दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स आते हैं सोसाइटी का, आप लेकर उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट पेपर का था। अब सेकंड पेपर की बात करें, जिसमें आपका सब पॉलिटी आता है और गवर्नेंस और IR है। तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत हैं, IR की बुक्स कुछ ले सकते हैं। और दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स आते हैं, उसको आप ले सकते हैं। और GS3 की बात करें, उसमें ढेर सारे वेरिएशन होते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है। तो इसके लिए प्रॉपर दृष्टि के नोट्स आते हैं, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। बुक नहीं है वो, ये प्रिंटेड नोट्स है, हैंड राइटिंग भी नहीं, लेकिन उसमें बहुत अच्छा मटेरियल दिया, कंटेंट भी ठीक ठाक है। तो GS3 के लिए जहाँ तक मुझे समझता है ये ठीक रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा। और GS4 जो इथिक्स है, उसमें लेक्सिकॉन आते हैं, दृष्टि के नोट्स भी आते हैं, तो उसको आप ले करके पढ़ सकते हैं। सर करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया था? करंट अफेयर के लिए तो मैं तो कहूँगा एक मैगजीन को उठाइए और प्रॉपर 1 साल का उसको पढ़िए। इसलिए केवल प्री का जो मैगजीन जो पढ़ना है, उस मैगजीन में केवल प्री ही नहीं, उसमें आपको मेंस का ही मटेरियल मिलेगा। तो उसमें फाइंड आउट हमें करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हमारे प्री के लिए क्या वैल्यूएबल है और मेंस के लिए क्या वैल्यूएबल है। तो इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करते हुए एक मैगजीन पर फोकस होना है। और लास्ट में जैसे घटनासार आते हैं 6 महीने के, फिर ई दृष्टि आती है, ये लास्ट 1 साल के पूरा कंपाइल करके देते हैं। तो उसको आप लास्ट में ज़रूर एक बार ले लीजिए, उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर से फंस ही जाते हैं। और जो मैगजीन में बताया उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें प्री और मेंस दोनों के मटेरियल होते हैं। तो प्री को भी पढ़ना है और मेंस को भी पढ़ना है, ठीक। क्योंकि आप केवल प्री पढ़ के मेंस नहीं दे सकते ना, आपको उसी टाइम में हमको प्री भी करना है, मेंस भी करना है। तो मेंस के मटेरियल को छांटते हुए अपने कॉपी बना सकते हैं, उसमें आप पॉइंट आउट कर सकते हैं और लास्ट टाइम उसको रिवीजन के तौर पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो मेंस होता है उसमें डाटा को इंक्लूड करना होता है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको वेरी कराना पड़ता है। तो क्वेश्चन में जब डालेंगे तो उसका इफेक्टिव अलग होगा। होता है ना कि सोने पर सुहागा हो गया, कैसे हो गया? सोने पर सुहागा होने का मतलब कैसे है कि ऐसे है कि आप जो है, जो आप क्या नाम टॉपिक मिला या जो डाटा मिली, उस डाटा को आपने उसमें इंक्लूड कर दिया। यानी प्री से ही आप मेंस में भी जा रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ को पढ़ के आप उसमें भी यूज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा होता है कि एक ही बार पढ़ के हम कई डायमेंशन खोल देते हैं। ठीक, तो इस पर थोड़ा सा काम किया जा सकता है। सर आपके हॉबी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिली है कि आपकी हॉबी सर वैसे क्या है, और क्या आपने इंटरव्यू में जो
भरने के लिए आता है, क्या वो वही हॉबी मेंशन की थी आपने? उसके आने से पहले मैं ही बताना चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा इंटरव्यू प्रेमनाथ जी के बोर्ड में था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो हम लोग पहले सुनते हैं कि ये है वैसा है इस तरह उस तरह, वो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल वे, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात करता है वैसे ही ट्रीटमेंट हमारे साथ हुआ था। ठीक। और रही इंटरव्यू तैयारी की, तो इंटरव्यू तैयारी के लिए आप 4-5 मार्क का इंटरव्यू दे दीजिए, दृष्टि का दे दीजिए। और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली और ऑप्शनल होता है, करेंट होते हैं, और आपके हॉबीज़ होते हैं। हॉबी के साथ साथ आपका जो पोस्ट रेफरेंस है, जैसे SDM भरे, DSP भरे, तो वहाँ एक बंदा ऐसा ही होता है जो आपको पोस्ट रेफरेंस के बारे में पूछता है और उससे आपको क्वेश्चन राइज करता है। जैसे हमसे पूछ दिया गया SDM और DC में अंतर क्या है, SDM के कार्य क्या हैं, SDM के धाराएं क्या क्या हैं, और एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, SDM है, आप ये चीज़ें हैं तो आपको उसको कैसे काउंटर बैलेंस करेंगे। तो उसमें बताया गया, धारा पूछा गया, तो थोड़ा बहुत धारा तो मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने कहा सर इस पर हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। और क्वेश्चन यदि पूछा जाता है इंटरव्यू में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉरी बोल के निकल जाइए, और उसमें उस सॉरी के दौरान थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, ताकि सामने वाला जो इंटरव्यूअर उसको ये नहीं लगे कि प्रेशर में जा रहा है, वो कहेगा कि नॉर्मली लेके निकल गया। तो इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं आपके नंबर पर मिलेगा। आप 2-4 क्वेश्चन पूछा, आप नहीं कहे, सॉरी बोल के निकल गए, तो आप प्रेशर में आएगा, तो फिर चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। प्रेशर में नहीं होनी चाहिए। आप प्रेशर में, आपको रिप्रेजेंट नहीं, मान लीजिए आप प्रेशर में हैं लेकिन रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए कि हम प्रेशर में हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा के निकल जाइए। ठीक है, मेरा इंटरव्यू का स्ट्रेटजी रहा, मेरा एक्सपीरियंस रहा। जिसने सर ने पूछा है कि क्या है हॉबी क्या है, तो सही बताएं तो हॉबी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर रहता है। हाँ, लेकिन हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर रहता है। मैं हापुड़ में इंटरव्यू तैयारी करने के लिए गया था वहाँ पर, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं हॉबी डालूँ क्या। तो वहाँ पर एक सर आए हुए थे, वो भी कहीं न कहीं सेलेक्टेड कैंडिडेट थे और काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन थे। तो मैं उनसे स्पेशली मिला कि सर बताइए हम हॉबी क्या रख सकते हैं। तो हमसे पूछे अच्छा ये करते हो, अच्छा ये करते हो, अच्छा ये करते हो, तो हम कहा जी ऐसे हम करते हैं। फिर कहे अपना हॉबी तुम दोस्त बनाना ही रख लो। अच्छा। हाँ, तो हमको बहुत अच्छा लगा हॉबी मतलब दोस्त बनाना था। हम सर ने सर से पूछा क्या सर ये भी हो सकता है क्या, कहने क्यों नहीं हो सकता, हॉबी दोस्त बना तो उन्होंने बताया तो कैसे क्या है। तो फिर उन्होंने पूछ दिया कि हॉबी आपको बनाना जो है दोस्त बनाना है, तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो हमने कहा जो मन को भाजा वही मेरा दोस्त है। जैसे दृष्टि में पूछा गया, दृष्टि इंटरव्यू में देने गया था, तो वहाँ के जो मेन मेंबर के जो अध्यक्ष थे उन्होंने पूछा कि आपका हॉबी दोस्त बनाना है। कहें जी सर। फिर उन्होंने पूछा कि कैसे आप दोस्त बनाते हैं, तो हम कहा जो मन को भाजा वही मेरा दोस्त है। जी। और भी इस पर बात हुई, अच्छी खासी बात हुई। यही हॉबी मेन इंटरव्यू में पूछ दिया गया। अच्छा, इंटरव्यू में भी हाँ, इंटरव्यू में भी जो मेन जो अध्यक्ष था उन्होंने पूछ दिया कि अच्छा ये बताइए आपका हॉबी क्या। लास्ट मोमेंट में हमसे हॉबी के बारे में पूछा गया, तो हमने कहा सर दोस्त बनाना है। ठीक, तो दोस्त बनाना, तो फिर कहें किस प्रकार का दोस्त, कैसे दोस्त बनाएंगे आप। तो हमने कहा सर बात करेंगे जो मन को भाई जाए वही मेरा दोस्त है, जो विचारधाराएं मिल जाएँ और सब चीज़ें जो हो जाएं तो हमारा दोस्त है। तो फिर उन्होंने ये भी पूछ दिया कि अच्छा किस टाइप के दोस्त बनाए हैं, कितने आपके दोस्त होंगे। तो हम कहा सर दोस्त तो बहुत हैं। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि मेल और फीमेल भी हैं क्या। हम कहा हाँ सर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी क्रॉस क्वेश्चन कर दिया अच्छा फीमेल कितने होंगे। तो मैं सोच रहा था क्या बताएं क्या ना बताएं। फिर अंततः तो निकल ही गया कि हाँ 2 हैं। ठीक, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि चीज़ें थी नहीं, लेकिन झूठ बोलना पड़ा। हम जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बताया गया था कि आप झूठ भी बोलें तो इतनी कॉन्फिडेंस से बोलें कि जो सामने वाला इंटरव्यूअर है उसको लगे कि झूठ बोल ही नहीं रहे। ठीक, तो हमने कहा चलिए ठीक है, तो उसका यूज मैंने वहाँ कर लिया। ठीक, फिर कहे ठीक है आप हैज मीटू और एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में जानते हैं ना। देखिए आप क्वेश्चन को उन्होंने कैसे घुमा दिया। इस पर मुझे 5 मिनट डिस्कशन हुआ, कहीं ना कहीं हमारा प्लस पॉइंट था। जी। तो फिर उन्होंने बोला हैज मीटू और एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में जानते हैं, कहें जी सर। तो फिर उन्होंने बोल दिया ठीक है थोड़ा संभल कर रहिएगा क्योंकि ये दोनों योगी जी हैं। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि इंटरव्यू पूरा जो बोर्ड मेंबर था वो हंसने लगा। तो हमें लगा कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने हमें पा गया, हमने भी अच्छे से उसको मैनेज करके निकल गया। लास्ट मोमेंट मेरा क्वेश्चन नहीं था। सर जो हमारे बिगनर्स तैयारी करना चाहते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए बिगनर्स की बात जो है अच्छी बात है, आप इस फील्ड में आइए, लेकिन फील्ड में आने से पहले इस चीज़ों को जांच परख लीजिए कि क्या है कैसे है।
क्योंकि जांच परख नहीं लेंगे तब तक आप समुद्र में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम यही कहेंगे कि पहले इस चीज़ों को समझिए, अपने बैकग्राउंड को समझिए, अपने अपने थिंकिंग को, अपने कॉन्फिडेंस को समझिए। यदि आपको लगता है कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, तो फिर इस फील्ड में आप आइए। और आने के बाद अब भटकने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आजकल दौर ये बन गया है कि सब जो भी क्या नाम है, परीक्षा आ रहे हैं या कोई भी वैकेंसी आ रही है तो सब लोग मतलब सोच रहे हैं कि सब में भर दें, सब में भर दें, सब में भर दें। तो सब में भरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप डायमेंशन बहुत ज़्यादा खोल रहे हैं और बाद में जाके आप उसको समराइज नहीं कर पाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे अपनों कि जो भी करिए एकदम फोकस्ड होकर काम करिए। वन साइडेड होना चाहिए। टू साइडेड या ढेर सारे डायमेंशन खोल देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाद में आप समराइज नहीं कर पाएंगे और किसी में भी आपको फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मूल मंत्र ये है कि आप जो भी डिसाइड करिए, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे IAS हो, PCS हो, कुछ भी हो, उस पर आप 1.5 साल 2 साल दीजिए अपने आप को। उस टाइम कोई एग्जाम कोई चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे मेरा सिलेक्शन GIC में भी हुआ है तो और PCS में हुआ है, दोनों चीज़ें थी तो बहुत लगभग सब सिलेबस जो है लगभग सेम ही था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो सिलेबस सेम है, हमें कोई ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत है नहीं, हम इससे निकल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में यदि हैं आप तो आप एग्जाम दोनों दे सकते हैं। लेकिन इससे आप डिफर कर रहा है, सिलेबस ही डिफर है, तो फिर हम नहीं कहेंगे कि आप उस चीज़ को जाइए। आप वन साइडेड होकर के पूरे फोकस्ड होकर आप मेहनत करिए। ज़रूर बहुत जल्द ही यदि आप फोकस्ड होकर काम किए, कंटिन्यूटी के साथ काम किए, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम किए तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्द रिजल्ट देंगे, जैसा कि मैं मतलब मेरा एग्जाम्पल के तौर पर है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सर ने 22 का भी मेंस लिखा है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो सर आपके अनुसार ऐसी कोई चीज़ें जो एस्पिरेंट को ज़रूर करनी चाहिए परीक्षा के दौरान, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए? सबसे पहले तो आप भ्रामक संदेश से बचिए। आप अपने माइंड में क्लियर करिए कि मुझे यह करना है तो करना है, इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप डायमेंशन को मत खोलिए, आप अपने को मेहनत करिए। अब मेहनत और समर्पण ही आपको कहीं ना कहीं वो लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। जब आप भटके, एक चीज़ कम हुई, मेहनत कम हुआ, फिर भी नहीं होगा। समर्पण यदि उस सब्जेक्ट या उस एग्जाम के तहत नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता। हम तो यही कहेंगे कि आप फोकस्ड होकर काम करिए और अच्छे से करिए, और अपने माता पिता का जो सपना है, जो उम्मीद है, जो वो सजो कर रखे हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करिए। यानी आपका मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए और पूरा समर्पण के साथ होना चाहिए। सर आपने जो प्रीवियस ईयर का अटेम्प्ट दिया था, तो कुछ चीज़ें क्या ऐसी लगती हैं आपको यदि कि ये कर लिया होता तो और बेटर परफॉर्मेंस हो जाता? कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ऐसी गलती ना करें या इम्प्रूवमेंट करें उस चीज़? नहीं, निश्चित रूप से परीक्षा देने से ही आदमी सीखता है। ठीक, तो हम तो यही कहेंगे कि गलती से सीखा जाता है, तो गलती मुझे में रही है, इसी बात नहीं है। तो उसको फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फाइंड आउट आप कैसे करेंगे? आप दूसरे के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देखिए, उनके विचार को देखिए, उनके थाट्स को समझिए, वो कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं। जैसे मेरा क्या था, मेरा सेकंड पेपर में 75 नंबर ही है, तो उसमें कम क्यों है इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरा, मैं जो समझता हूँ उसको मैं आर्टिकल डाला नहीं था। फिर से जो केस, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो डिसीजंस आते हैं उसको मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था। तो मुझे बाद में लगा यार कि नहीं, इसको इंक्लूड करना चाहिए था। यदि क्वेश्चन की खूबसूरती बनानी है तो उसको आप डालेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर होगा अलग इम्पैक्ट डालेगा और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा, बहुत अच्छा नंबर भी देगा। तो मेरा सेकंड पेपर में मेरा अनुभव रहा था कि मैं गलती किया हूँ। और रही फिर फोर्थ पेपर में थोड़ी सी दिक्कत, मेरा 88 नंबर ही था, तो उसमें भी थोड़ा सा मेहनत किया जा सकता है। केस स्टडी वगैरह पर थोड़ा सा हम फोकस्ड नहीं थे, उतनी जानकारी नहीं थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस पर अब मैं थोड़ा काम किया हूँ। तो अपनी गलतियों को सीखिए, अपनी गलतियों को देखिए और उसको दूर करने का प्रयास करिए। जब तक आप दूर नहीं करें तब तक आप सिलेक्शन तो होगा फिर, लेकिन वही होंगे जो पोस्ट है उसी पोस्ट पर आ जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि सिलेक्शन यदि आगे बढ़ाना है, यानी आगे अच्छी पोस्ट लेना है, तो थोड़ा सा मेहनत और अपने गलतियों को पहचानिए और उस पर सुधार करने का प्रयास करिए। जरूर ना आप जो आप ख्वाब रख रहे हैं SDM या IAS, इस तो आप प्राप्त कर सकते हैं। नीरज सर, अब थोड़ा पर्सनल सवाल आएंगे आपके बीच। कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं इस चीज़ को। सर आप बताइए, जब आपको पता चला कि आई एम सिलेक्टेड इन UP PCS, तो सर वो आप मोमेंट कैसा था आपके लिए? बहुत सराहनीय, बहुत हमारे आँख से तो आंसू आ गया। यहाँ तक मैं पापा से बात किया तो पापा के आंसू में आंसू आ गया, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ पर पढ़ाई एकदम जीरो है, एकदम जीरो है, तो एकदम जीरो है। वहाँ किसी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं जहाँ से मैं आता हूँ। तो जब पापा ने सुना कि
बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा खुशी तो मेरे माता पिता को हुआ। तो वो जब मैं इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो मुझे अनुभूति हुई कि नहीं, जो वो सपना रखे थे, जो सजोए हुए थे और जो मैं चाहता था, वो दोनों कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए। हालांकि अभी भी उम्मीद बाकी है एसडीएम बनने की। इसमें मैं प्रयास करूंगा कि 22 या 23 में फाइनली रूप से मैं एसडीएम बन के आपके चैनल श्री मानस एकेडमी के तहत मैं आऊँ और इनको भी अच्छा लगे कि हाँ, एक बंदा था जो इस चैनल पर आकर के अपना इंटरव्यू के तौर पर काम किया, थोड़ा दिया, समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर अब बात करें कि चूँकि सिलेक्शन के पहले की लाइफ और बाद की लाइफ में क्या कुछ डिफरेंस देखते हैं? निश्चित रूप से जब सिलेक्शन होता है तो लोगों का नज़रिया, लोगों के सोच, लोगों के विचार ही बदल जाते हैं। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात मान लीजिए जैसे था कि मैं जब पढ़ाई करता था तो उस टाइम कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं था किसी प्रकार का, कोई इंटरफेरेंस नहीं था किसी का। लेकिन हाँ, शादी जब सिलेक्शन हो गया तो लोगों का विचार बदला, कुछ रिश्ते भी आने लगे, शादी विवाह की। ठीक, तो वो तो है, ठीक है अपने स्थान पर। लेकिन फ़िलहाल अभी शादी, हमारा भी सगाई होने वाली है, ज्वाइनिंग के बाद मेरी सगाई होगी। हाँ, तो अभी थोड़ी थोड़ी बातें चल रही हैं। मैं होता है ना, एक सब्जेक्ट ये भी होता है कि प्रेम का विषय क्या है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम को पहले करते हैं और नौकरी बाद में करते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें बहुत लंबा टाइम हो जाता है, या तो होता ही नहीं है, अभी से लंबा टाइम खींच जाता है। हाँ, लेकिन हमारा क्या था, हम पहले कहते हैं पहले नौकरी तब छोकरी। तो बहुत मुझे अच्छा लगता है अब जो उस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि नहीं, मैंने जो सोचा था वो मैंने करके दिखा दिया। पहले नौकरी लिया, फिर छोकरी आ गई, बात होने लगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही कहेंगे, यदि आप मैंने उस टाइम पर जैसे पीछे जा करके आप दोनों को साथ लेकर चलते हैं, यदि मैनेज कर लेते हैं तब तो ठीक है। लेकिन आपको लगता है, आपको ये लगता है कि नहीं, हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो हम यही सलाह देंगे कि आप पहले अपने लाइफ को सिक्योर करिए, उसके बाद से चीज़ें तो अपने आप होंगी। कोई मतलब इतने रिश्ते आएंगे ना भाई साहब कि पूछिए मत। जैसा कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, किसको भी मना करेंगे। यहाँ तक आदमी, हमने एक बार कहा भी दिया, बताइए एक आदमी है 17 शादी कैसे करेगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए एक मोटिवेशन के तौर पर आप जो है लगे रहिए। सक्सेस होते ही आपके यहाँ इतने रिश्ते की पूछिए मत, जैसा कि मेरा अनुभव है। चौधरी भी जानते हैं इस चीज़ को। सर आपका बहुत ही आप, चूँकि हम लोग सर से काफ़ी जुड़े रहते हैं और सर बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग किसी से भी रिलेटेड इनसे संपर्क कर लेते हैं और इनका अपना जो एडवाइस होता है काफ़ी अच्छे तरीके से ये हम लोग को एडवाइस करते हैं। सर, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ खास संदेश यही है कि आप जो है जहाँ भी जाना चाहते, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो, तो हम कहेंगे आप फोकस्ड हो करके मेहनत करिए और जो नेगेटिविटी है समाज में या लोगों के आपके प्रति, उसको आप छोड़ते हुए आप जो है आगे बढ़िए और पूर्ण रूप से समर्पण के साथ मेहनत करिए और आपकी सफलताएं आपको कदम चूमेंगी। ये अनुभव है आपको जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो मेहनत और समर्पण। सर आपका फाइनल डेस्टिनेशन फिर क्या रहेगा, क्या सोचे हैं इस बारे में? फाइनल डेस्टिनेशन मेरा तो है एसडीएम बनने का सपना, एक ख्वाब जो मैं शुरू से ही देखता रहा। जब डीएम साहब आए थे, मिले थे हमसे, तो वहीं से ख्वाब थी। हालांकि मैं भी डीएम बनने की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि मेरा लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो मेरा एसडीएम ही है। ठीक सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और निश्चित तौर पे आप एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारे बीच सेवा देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपको भी धन्यवाद और श्री मानस एकेडमी को भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर बोलने का, अपने स्ट्रेटजी शेयर करने का, अपने अनुभव शेयर करने का टाइम दिया। तो हम यही कहेंगे कि अपने बड़े भैया का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए इनके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें। और कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनली आप उनसे मैसेज से बात कर सकते हैं, फ़ोन से ही बात कर सकते हैं। यदि उनको कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो उनसे हम तो पहले से अटैचमेंट में हैं, तो चीज़ें रहेंगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आप उनसे कोई दिक्कत होती है तो उनसे आप प्रीफर करिए। यदि उनको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम तो हैं, उनके माध्यम से मुझे पता चलेगा तो फिर मैं चैनल पर आपके आऊँगा। आपकी कोई दिक्कत होगी, कोई क्यूरीज होगी तो आप जो डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। श्री लीजिए सर नीरज सर, एक सवाल और है। सवाल ये है, जैसा कि हम अभी भागीदारी भवन में हैं, तो भागीदारी भवन से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे अभी एंट्रेंस हुआ था तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो
तो मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर कौन सिलेक्टेड हुआ है, कौन सिलेक्शन ले पाया है यहाँ पे, तो वही बात करने वाले हैं। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा भागीदारी भवन का? नहीं, भागीदारी भवन से क्या क्या फ़ायदे मिले हैं और क्या सीखने को मिला है, ये ज़रा बताइए सर। निश्चित रूप से भागीदारी भवन वह एक मंच दे रहा है जिसको जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे सुविधाएं हैं, जैसे रूम है, 2 बेड हैं, 2 बेड हैं, 2 कुर्सी हैं, 2 टेबल्स हैं, 2 अलमारी हैं। फिर से लाइब्रेरी जाएंगे, लाइब्रेरी में ढेर सारे बुक्स हैं, ढेर सारे मेस है, आपको कोचिंग चलती हैं, क्लासेस चलती हैं, बहुत सुविधाएँ हैं, AC हैं, सब कुछ सुविधाएँ हैं। तो आप यहाँ आ करके इस भागीदारी भवन में भागीदार के तौर पर रह करके आप तैयारी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा एक मंच मिला है यहाँ पर। लगभग 2021 में जितने भी लड़के आए हैं, लगभग मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं PCS में, स्टेशन मास्टर में और TGT PGT में भी हुआ है, जैसा कि मुझे जानकारी है। फुसिया साई वगैरह में हुआ है, लोअर PCS में भी बच्चे आए हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा मानस जी से, मानस एकेडमी के जो हैं हमारे भैया हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि भागीदारी भवन में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप एक बार जो है इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को रूबरू करा दीजिए कि क्या है, कैसे है, वो अपना स्ट्रेटजी शेयर करें। अभी 2 दिन पहले ही इनसे मिले थे तो बात हो रही थी, तो हमने कहा ऐसा करिए, हम लोग तो इंटरव्यू देंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो भागीदारी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, भले 2 मिनट का ही वीडियो यदि आप अपलोड करते हैं तब भी बहुत है। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप उससे रूबरू होइए, उनसे बातें करिए। यदि नहीं मानते हैं तो आप एक बार हमसे कहिए, हम उनसे मनाएंगे कि भाई क्यों करिए, आइए, ये आपका इतना अच्छा मंच दे रहा है तो आप करिए ना, करने में क्या दिक्कत होगी आपकी। तो हम तो यही कहेंगे कि इस भागीदारी भवन का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। ठीक, आप आइए, इसका स्वादन लीजिए और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़िए। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू आना है, आपका 1 रुपया लगना नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। आप यहाँ पर रह करके पढ़ सकते हैं अच्छे से, हर सुविधाएं आपके पास रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर जैसा कि हमने आपके बारे में जाना तो ये पता चला कि आपने 23 वर्ष की एज में बहुत कुछ अचीव किया है, जैसा कि नेट JRF सबसे पहले, उसके बाद GIC लेक्चरर हिस्ट्री के थ्रू, और इसके बाद UP PCS भी प्रथम प्रयास में ही किया। तो ये सब सर कैसे कर पाए और कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आया बीच में कुछ भी? नहीं, बताया ना, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आए, लेकिन वही है कि यदि हमें टारगेट फिक्स है कि नहीं मुझे करना है, मेहनत करके कुछ करना है, जब अंदर जिजीविसा होगी ना किसी चीज़ को करने की, लालसा होगी ना, तो चीज़ें डाइवर्ट नहीं करेंगी। और सबसे बड़ी बात, परिस्थितियाँ ही आपको आगे बढ़ाएंगी। यदि आपने अपने घर की परिस्थितियाँ समझ ली, अपनी परिस्थितियाँ समझ ली, तो कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करेगा और सेल्फ मोटिवेशन ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि आप चीज़ों को समझिए, अपने बैकग्राउंड को समझिए, अपनी परिस्थितियों को समझते हुए आप आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बची हुई है, वो और बात कर लेते हैं। 1 मिनट एक बात और कहना चाहेंगे। जैसे सर ने पूछा कि आपका नेट JRF हुआ, GIC में सेलेक्ट हुए, PCS हुआ, तो ये कैसे हो गया, इतने कम टाइम में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे? तो इसका सबसे बड़ा राज है आप कि मेहनत और समर्पण ही है जो हमको इस टारगेट की तरफ ले गया। सर एक चीज़ छूट रही है, वो ये है कि सर फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका, कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है निश्चित रूप से एकदम शून्य है। मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पढ़ाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं, कोई पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ को समझा कि नहीं, अपना तो लाइफ सुधारना ही है, साथ साथ हमारे बैकग्राउंड को भी सुधारना है। तो वहाँ पर सुधारने के लिए एक रास्ता मुझे मिला कि नहीं, एक मंच मिला कि भागीदारी भवन में आ करके इसको क्लियर करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो हमारा जो बैकग्राउंड रहा है बहुत ही पुअर रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब बताने की कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना यही चाहूँगा कि बैकग्राउंड बहुत ही पुअर रहा है, जो कोई सोच नहीं सकता, एक सिंपल बंदा भी नहीं सोच सकता है कि किस कम्युनिटी से या किस भूमि से आकर के इतना बड़ा अचीवमेंट मुझे प्राप्त हुआ है। सर अंत में कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए, जो उनके लिए जो आगामी एग्ज़ाम है, जो UP PCS 2023 है, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे जो उसे फॉलो करके वो अचीव कर पाएँ, प्री निकाल पाएँ? देखिए सर, प्रथम आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो UP PCS का जो पैटर्न पूछ रहा है, उसको आप ज़रूर उसको सर्वप्रथम आप जज करिए। जज करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं। तो इसको जानने के लिए आपको कहाँ मिले, आपको जानने के लिए मिलेगा, आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, लगभग 8 साल का, उसको आप पढ़िए, केवल पढ़ना नहीं, उसको एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आएगा, अच्छा इस पोर्शन से ये क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं। ठीक, पहली बात, यानी प्रीवियस ईयर पेपर
और दूसरी बात, आपका टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा लास्ट में। जितना ही टेस्ट सीरीज लाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और तीसरी बात करंट अफेयर की है, तो करंट अफेयर को जैसे पहले भी बताया गया है कि आप ई दृष्टि घटना सार आते हैं, उसको आप ले करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। और हाँ, और सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगी तो श्री मानस एकेडमी से आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम पुनः जो है आपसे रूबरू हो सकते हैं 2023 का प्री के पहले भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे सवालों के जवाब बहुत ही संयमता से दिए और बहुत ही शानदार तरीके से दिए। और हम समझते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं वो सब समझ पाए होंगे बात अच्छे से। और जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका उत्तर हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में कुछ और बोलना चाहते हैं सर? निश्चित रूप से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भागीदारी भवन आइए, माँ श्री मानस जी से आप मिलिए। आपको इतना अच्छा अनुभव होगा ना कि पूछिए मत। और इस चैनल को आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के जरूर प्रयास करिए, प्रमोट करिए, ताकि आए अन्य जो आपके संपर्क में है वो भी इस चीज़ को जाने समझें और करें आगे। यहाँ हर भागीदारी भवन का हर मतलब अपडेट इनके माध्यम से मिलता है, आप उसको देखिए, समझिए। हम तो यही कहेंगे कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रमोट करिए इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। और स्टडी से रिलेटेड तो आपको मिलते ही रहेंगे और साथ साथ मोटिवेशनल भी मिलते रहेंगे। जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं वो सारे आपसे रूबरू कराएंगे जल्द से जल्द हम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।